हाँ जी, कैसे हैं आप लोग सभी? वापिस से पीवाईक्यूज़ डिस्कशन के जो लेक्चर्स अपन लगातार अपलोड कर रहे हैं, का ये थर्ड लेक्चर है अपना। इससे पहले यूनिट डायमेंशन, एरर एंड वेक्टर अपन लोग अपलोड कर चुके हैं और वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मोशन का जो टॉपिक था, वो भी अपन ने डिस्कस करके अपलोड कर दिया था। अब अपने जो टॉपिक में इस पीपीटीज़ के अंदर या पीवाईक्यूज़ डिस्कशन में ले रहे हैं, वो है एनएलएम, फ्रिक्शन एंड वर्क एनर्जी पावर। इसमें से लगभग 55 टू 60 के बीच में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। दो पार्ट में अपन इसको रिकॉर्ड करेंगे। आज एक अपलोड होगा, उसके बाद में अल्टरनेट डे पे दूसरा भी अपलोड होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, जिसको मानते हुए अपन ये सोच सकते हैं कि ये टॉपिक जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने लिए काम का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो ध्यान दें। में गिवन है कि कोई भी अपने पास में एक सर्कुलर पाथ है। Circular freeway entrance and exit ramps on a basement car parking area are normally banked to handle four-wheelers moving at a speed close to 20 मीटर पर सेकेंड। कुल मिला के बात समझें, बैंक्ड रोड का प्रॉब्लम है। मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी एट ए बैंक्ड रोड। अगर ये फ्रिक्शनलेस होती है तब तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आती है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। और अगर यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाता है तो अपन लोग यहाँ से v का फॉर्मूला निकालते हैं अंडर द रूट ऑफ आर जी, और यहाँ मैं लिखूंगा टेन थीटा प्लस लेमडा। और लेमडा जो होता है वो इस सरफेस का, या अपन लोग बोलें फ्रिक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, रेपोज एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने को बोला गया कि पहले जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद में इसको 40 किलोमीटर पर आवर करना है, सॉरी फॉर 20 किलोमीटर आवर से। तो इसके अंदर रेडियस का रेशियो अपने को निकालना है। तो यहाँ से एक बात देखो, सीधा समझ आ रहा है, रूट हटाओगे, आर प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आएगा। तो अपन लोग अगर बोलें तो अपने पास में R1/R2 जो होगा, वो पहले वाला अपने पास में 20 था, उसके बाद में 40, इसका मैं होल स्क्वायर करता हूं तो ये 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1/4 आया। तो R2 का जो वैल्यू होगा मेरे पास में, वो पहले वाले की तुलना में अगर अपन लोग बोले तो ये 4 टाइम्स हो जाता है। 4 टाइम्स ऑफ, इसको अपन लोग बोल सकते हैं R1 के। तो R2 का वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R1। तो पहला क्या है, रेडियस ऑफ फ्री वे वी नीड्स टू एड 4 टाइम्स। अगला कह रहा है रूट 2 टाइम्स, उसके बाद में जो भी ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग अपने पास में ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, ध्यान दें देखो। ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स। देखो कांस्टेंट फोर्स का प्रॉब्लम है, ये किसी पार्टिकल पे काम कर रहा है और ये कह रहा है इट मूव्स बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय दिस फोर्सेस। फोर्स अपन ने लगाया, कांस्टेंट फोर्स है, ऑब्जेक्ट को वाई डायरेक्शन के अंदर मूव करवा रहे हैं और आपको ये बताना है इस फोर्स ने वाई डायरेक्शन में कितना वर्क किया। एक तो बात समझे, ध्यान दो देखो, कि जो वर्क डन अपन लोग लेते हैं वो एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बोल देता हूं, डेल्टा आर बोल देता हूं। अब देखो वैसे अपन इस लेवल पर हैं कि इसको अपने को सॉल्व बार बार डॉट प्रोडक्ट करके नहीं देखना है। अपने को पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई डायरेक्शन में हुआ, तो एक्स और जेड कंपोनेंट वाला जो फोर्स है वो वर्क डन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। तो वर्क केवल एक ही कंपोनेंट करेगा और वो करेगा वाई वाला। तो वाई का वैल्यू 7 है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव वाई में है। इसका मतलब अपन लोग बोल देंगे टोटल वर्क डन जो आएगा वो प्लस का 21 जूल आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा अपने पास में फोर्थ ऑप्शन। देखो दो सिमिलर गिवन है, -21 भी गिवन है, +21 भी गिवन है। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं 21 जो आएगा, न्यूटन मीटर बोल दो, जूल बोल दो, एक ही बात है। क्लियर, चलो जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से समझें बात। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कंसीडर द सिस्टम ऑफ 4 ब्लॉक्स ए बी सी एंड डी। 4 ब्लॉक दिए हुए हैं, चारों ब्लॉक्स में एनएलएम का क्वेश्चन है ये ना, टेंशन वगैरह फाइंड आउट करने का। कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स एज सॉन इन फिगर बिलो। द सरफेस इज स्मूथ एंड द पुली इज लाइट एंड स्मूथ। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड द टेंशन T2 इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक बी एंड सी। देखो बी और सी वाली जो रस्सी है, अपने को यहाँ पे टेंशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है, बी और सी को जोड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो अपन एक बात काम करते हैं कि यहां से जो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स जो सिस्टम को अनबैलेंस करता है,
डिवाइडेड बाय, यहां पर अपन लोग पुट करते हैं टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो जो फोर्स यहां पे अनबैलेंस कर रहा है वो अनबैलेंस केवल यही करेगा, और इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूं 60 न्यूटन है, 6G बोल देते हैं। यहां पे अनबैलेंस करने के लिए कोई फोर्सेज नहीं है, क्योंकि इस पर जो फोर्सेज लग रहे हैं, जैसे बेसिक से कंसेप्ट की बात करते हैं, इस वाले पे बात करेंगे 6G आएगा, ऊपर की तरफ अपने पास में नॉर्मल रिएक्शन आएगा ब्लॉक पे, और ये कह रहे हैं टेंशन T1 लग रहा है, तो रस्सी में इक्वल एंड अपोजिट टेंशन का पेयर बनता है, तो रस्सी के अंदर तो नेट फोर्स 0 बनेगा, और नेट फोर्स 0 बनेगा तो रस्सी जो होती है वो सिस्टम को होल्ड करने के काम आती है, सिस्टम को चलाने के काम नहीं आती। सिस्टम को चलाने के, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को चला सकती है। जब भी अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो अपन ऐसा मान सकते हैं। एक्सेलरेशन अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 60 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है बताओ, 6 एंड 2 8 एंड 4 टोटल आ गया अपने पास में, ये आ जाएगा 6 और 6 12 हो गए, 12 और 6 टोटल कितना हो गया 18। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अपने पास में 60 बाय 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, जिसको मैं बोल सकता हूँ 30 बाय 9, और यह अपन लोग बोल सकते हैं 10 बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ गए। ठीक है जी, ठीक है। अब अपने को इस T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है टेंशन का। तो इन ब्लॉक्स का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले 6 kg वाले का बनाते हैं। तो मैंने 6 kg वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो मैं बोलूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 6G लगेगा। ऊपर ये रस्सी देखो, इसमें टेंशन T3 है, तो मैं यहाँ पे T3 मान लेता हूँ, इक्वल एंड अपोजिट पेयर बनेगा। ठीक है, तो यहां से अपन ने बोला T3 एक्सेलरेट किधर कर रहा है बताओ, डाउनवर्ड अनबैलेंस्ड है, तो इसकी वैल्यू मेरे को गिवन है 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो अपन लोग इसका अगर एफ नेट बराबर एम ए लिखते हैं तो अपने पास वैल्यू आएगा 6G माइनस T3 इज इक्वल्स टू, अपने पास आएगा 6 इंटू 10/3। 6 इंटू कितना आएगा 10/3, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और ये आ गया अपने पास में 2, तो टोटल वैल्यू मेरे पास में आ गया 20 के बराबर। तो यहां से T3 का जो वैल्यू मेरे पास आएगा वो T3 का वैल्यू आ जाएगा 60 माइनस का 20, इसका मतलब ये आ गया 40 न्यूटन। 40 न्यूटन तो मेरे पास में T3 का वैल्यू है। का वैल्यू बताओ T3 का। मुझे T3 निकालना नहीं, मुझे तो T2 निकालना है, तो मैं सी वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बनाता हूं। सी वाला जो ब्लॉक है, सी वाला ब्लॉक जिसका मास मेरे पास में 4 kg है, इधर जो टेंशन लग रहा है अपने पास में वो T3 लग रहा था, T3 का वैल्यू 40 न्यूटन है। इधर जो टेंशन लग रहा है वो T2 लग रहा है, इसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, और सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है फॉरवर्ड। बताओ ये कितने से करेगा, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अपन लोग ऐसे बोल सकते हैं 40 माइनस T2 बराबर 4 इंटू 10/3, का मतलब 40/3 आ गया। तो T2 का वैल्यू मेरे पास आएगा, T2 का वैल्यू जो मेरे पास आएगा, उस वैल्यू को अपन लोग थोड़ा, मैं चलो इधर लिख देता हूं। तो T2 का वैल्यू मेरे पास बनेगा, उस T2 का वैल्यू होगा, अपन बोलेंगे 40 माइनस का 40/3, तो अपने पास में यहां से बनेगा 120 माइनस का 40/3, तो अपन लोग बोल सकते हैं 80/3 न्यूटन के बराबर। और ऐसा ऑप्शन जो इस सॉल्यूशन के अंदर है वो कहीं है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 80/3 होगा। एग्जाम में इसके चारों ऑप्शंस में से भी कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपने पास में 80/3 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है भाई, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, पहले वाले दोनों भी जरूर देखें। दोनों को देखते हुए आगे बढ़ोगे, कनेक्टिविटी बनेगी, बहुत बढ़िया से चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। शॉर्ट टाइम में PYQs के बेसिस पे रिवीजन बहुत परफेक्ट होता है। ठीक है, तो आपके लिए बढ़िया, मेरे हिसाब से शायद ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी इसके अंदर आपको और भी कुछ लगे कि भी PYQ में ऐसा सर हमें कुछ इस तरीके से डिस्कशन जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या पता भाई मेरे को भी सीखने को मिल जाए, तो ज़रूर बताना कैसे क्या डिस्कस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखें। एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो ध्यान दो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब यू कांस्टेंट है। यू कांस्टेंट है तो मैं बोल दूंगा एक्सेलरेशन 0 है। इनर्शियल फ्रेम में ये चल रहा है, नॉन इनर्शियल में नहीं, इनर्शियल फ्रेम के अंदर चल रहा है। तो कह रहा है कौन सी कंडीशन आएगी। अब देखो इसको वैसे ही कर लो, एक्सेलरेशन 0 है तो अपन लोग जानते हैं किसी भी बॉडी को एफ नेट बराबर m इंटू एक्सेलरेशन होता है। मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन ही 0 है, तो सिस्टम पर लगने वाले एफ नेट का जो वैल्यू आएगा वो एफ नेट का वैल्यू भी किसके बराबर आएगा, तो मैं बोल सकता हूं हैव 0 नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आता है वीडियो आप देख रहे हैं रोक करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं पहले, है ना, उसके बाद में आप आगे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू सेवरल कंजर्वेटिव फोर्सेज, संरक्षिबल इसके ऊपर लग रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस,
द वर्क डन बाय देम ऑन द ऑब्जेक्ट ओवर ए क्लोज्ड पाथ आर गिवन इन टू केसेज एज। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये दिया हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। अगर क्लोज पाथ होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर होता है, क्लोज पाथ के लिए वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब W1 बराबर W2 बराबर जीरो आएगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज में नेट जो वर्क डन होता है वो क्लोज लूप के लिए कितना होता है, हमेशा जीरो होता है। थ्योरेटिकली अपन लोग पढ़ते भी हैं, पूरा तो अपन यहाँ पे नहीं डेराइव प्रूफ कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखें नेचर अंडरस्टूड है, इतना अपन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्या गिवन है। ये कह रहा है कि भी हालांकि बाकायदा जो साइकिल चला रहा है उसका नाम दिया गया है। रश्मि इज साइकिलिंग ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 12.5 मीटर। आर का वैल्यू गिवन है, आर इक्वल्स टू 12.5 मीटर है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.2। हमेशा एक बात याद रखें, जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो साथ साथ जो डेटा दिया गया उसको मार्क करते जाओ। तो अपने पास में फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू जो दिया वो मेरे पास में 0.2 दिया, ठीक है। द मैक्सिमम स्पीड विद विच सी कैन साइकिल विदाउट स्लीपिंग। ध्यान दो, देखो लेवल रोड पे जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी के बराबर। तो अपन लोग अगर यहाँ से लिखेंगे तो बोलो म्यू एस का वैल्यू कितना है भाई, म्यू एस तो अपने पास में 0.2 है। रेडियस जो अपने पास गिवन है वो कितना गिवन है, 12.5 गिवन, इनटू तो जी का वैल्यू गिवन है, वो जी का वैल्यू कितना गिवन है भाई, अपने पास में 10 गिवन है। चलो ठीक है, ये हो गया टोटल अपने पास में 2 हो गया। 12.5 को 2 से गुणा करेंगे, बोलो कितना आ जाएगा 25, और मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में थर्ड ऑप्शन। देखो कितने आसान आसान सवाल आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस बड़े तगड़े आते हैं लेकिन कुछ इजी भी आते हैं, तो अपने को तो स्कोर करने के बेसिस पे हर एक क्वेश्चन को तरीके से हैंडल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या बोला गया है, ध्यान देना। दिख रहा है बॉय 55 केजी है ना, मास 55 केजी है, स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग डाउनवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो बहुत सिंपल सी बात, देखो ध्यान दो, ये लिफ्ट का प्लेटफॉर्म है, मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और वेइंग मशीन पे ये पर्सन खड़ा है। तो देखो वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को ही मेजर करती है, को मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन। एक्चुअल वेट, अपेरेंट वेट, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये अगर मान लो अपन लोग बोलें कि भाई कोई ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है, या मैं ऐसे बोल दूं इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है ना, ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम से अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा तो ये यहां से ऑब्जर्वर एफ नेट बराबर एम ए की कंडीशन लगाएगा। तो मैं कह रहा हूं इस ब्लॉक, इस पर्सन पे अपवर्ड डायरेक्शन में कौन आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन आ रहा है, एम जी। तो देखो ध्यान दो, अगर यहां से देखेगा तो ये बोलेगा एम जी माइनस एन बराबर एम ए, एम जी माइनस एन बराबर में अपने पास आएगा एम ए। तो एन का जो वैल्यू मेरे पास आया वो आएगा एम इंटू जी माइनस ए। तो अपन लोग बोलेंगे एम का वैल्यू बोलो कितना है भाई 55 है, जी का वैल्यू कितना है 10 है, ए का वैल्यू कितना है बताओ 4 है, ठीक है। बोल सकते हैं अपने पास में अगर 55 10 माइनस 4 आया तो n का वैल्यू मेरे पास में आएगा 55 इंटू में आ जाएगा 6। तो n की वैल्यू अगर अपन बोलें तो अपन लोग बोलेंगे 0.3 आ गया, और ये आ जाएगा 33 के बराबर आ गया। तो नॉर्मल रिएक्शन 330 न्यूटन आता है अपने पास में, है ना, 330 न्यूटन है। ये तो फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन तो फोर्स होता है। आंसर अपने पास में जो गिवन है वो आंसर गिवन है केजी के अंदर। तो मैं जो ये नॉर्मल रिएक्शन आया, इस नॉर्मल रिएक्शन को ऐसे बोल सकता हूं, अगर मास में कन्वर्ट करूं तो 330 डिवाइडेड बाय 10, तो अपन लोग बोलेंगे ये 330 केजी के बराबर आ गया, ठीक है। ध्यान दे, मैंने जो ये इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन लिखी है ऑब्जर्वर को ग्राउंड फ्रेम पर मानते हुए। अगर मैं ऑब्जर्वर को लिफ्ट फ्रेम में मानता तो लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, और अपन ये बोलते ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही नॉन इनर्शियल के अंदर आता तो अपन लोग बोलते सूडो फोर्स के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो सूडो फोर्स को अपने को कंसीडर करना पड़ता, और सूडो फोर्स हमेशा किधर लगता है, एक्सेलरेशन से उल्टा। चलो वो मान के भी बता देता हूं, अगर ऑब्जर्वर इसी फ्रेम में होता तो अपन लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में आते, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आते बोलो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स आता, सूडो आता। तो n प्लस सूडो फोर्स बराबर में कौन आता बताओ, mg। तो अपन लोग बोलते n बराबर बोलो कौन होता है, mg माइनस सूडो फोर्स। तो बात तो वही थी, सूडो फोर्स भी कितना होता है, बॉडी का मास इंटू फ्रेम का एक्सेलरेशन, m इंटू ए आता। तो यहां से आंसर भी वही वही आना था। तो अपने पास में करेक्ट आंसर होगा 33 केजी के बराबर। इस क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से समझे।
ये कह रहा है बॉल ऑफ मास 0.3 kg, PYQ है तो थोड़ा सा स्पीड से कराएंगे ताकि अपना क्या है कि टाइम यूटिलाइज हो प्रॉपरली, और थोड़ा स्पीड से करोगे तो ही फायदे का काम है, नहीं तो ऐसे ढीले 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 तो सब करीता ही है। पेपर तो ऐसे तो अपन 5 घंटे में भी अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने मास गिवन है 0.30 kg। ये 6 मीटर पर सेकेंड से किसी वॉल पे आके टकरा है, रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, ठीक है भाई, एज ऑन इन द डायग्राम। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल। देखो इंपल्स का मतलब होता है, आवेग का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। कौन होता है भाई? चेंज इन मोमेंटम, है ना। संवेग में जो परिवर्तन होगा उसी को अपन लोग आवेग बोलते हैं। तो संवेग में परिवर्तन कैसे निकाला जाए, बात को ध्यान से सुन। ये मेरे पास में इनिशियल मोमेंटम है, देखो इनिशियल मोमेंटम। वेलोसिटी में चेंज निकाल देता हूं। चेंज इन मोमेंटम अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा m इंटू, यहां पे देख लो वेलोसिटी में चेंज कितना है, तो वेलोसिटी में चेंज देख लेते हैं। ये तो इनिशियल वेलोसिटी था, और इनिशियल वेलोसिटी ये कह रहा है कि यहां से एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल भी 60 आएगा। तो अपने पास इस वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है v cos 60 i कैप, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा v sin 60 j माइनस जे कैप। कोलिजन के बाद देखो, कोलिजन के बाद में तो वेलोसिटी इधर जा रहा है, ये वाली वेलोसिटी है, तो इसका अगर मैं कंपोनेंट लेता हूं तो इधर वाला बोलो क्या आएगा, v cos 60, अपन लोग बोल सकते हैं माइनस आई कैप। अच्छा वाई डायरेक्शन में देखो अभी भी उतना ही है, मैं लिखूंगा v sin 60 और यहां पर लिखेंगे माइनस का जे कैप। तो देखो ध्यान देना, वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जो कोलिजन से पहले है वही कोलिजन के बाद है। इसका मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया, तो चेंज केवल कौन सी डायरेक्शन में आया, एक्स में आया। तो एक्स वाला देखो ध्यान से, टकराते समय कितना था v cos 60 आई कैप, वापिस जाते समय कितना है v cos 60 माइनस आई कैप। तो जो चेंज आएगा वो कितना हो गया, डबल का हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे 1/2 v/2, ये माइनस v/2। तो मोमेंटम में जो मेरे पास में चेंज आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन के साथ आंसर नहीं दिया हुआ है, वो m यहां पे मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ v/2। ये तो भाई साहब कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आया मेरे पास में mv के बराबर। अब बताओ m कितना है भाई, m का वैल्यू तो 0.30 है। v कितना है बताओ, v का वैल्यू तो 6 है सर। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में यहां से वैल्यू आ जाएगा 1.8 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इंपल्स निकालना, इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम निकालना। मोमेंटम में चेंज कैसे निकलेगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, उससे अपन लोग इंपल्स या आवेग का वैल्यू निकाल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझे। ये कह रहा है 4 बॉक्सेस, चारों बॉक्स गिवन अपने को, लाई ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, बिल्कुल सही बात है। एस ऑन इन फिगर ए फोर्स ऑफ 44 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन बॉक्स डी। तो ये कह रहा है T1 T2 एंड T3 आर द टेंशंस। तो अपने को T2 और T3 का रेशियो फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, पूरा ही सॉल्व कर देता हूं, नहीं तो मैं रेशियो मान के भी सॉल्व कर सकता था, डायरेक्ट ही कर देते हैं। मासेस देखो टोटल कितने, 5 3 8 2 10 और एक आ गया 11। बोलो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बताओ। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम का वैल्यू मैं बोल सकता हूं नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो अपन लोग बोलेंगे ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। दिस इज एक्सेलरेशन। रेशियो किस किस का निकालना है, T2 और T3 का। चलो T3 की बात कर लेते हैं। टी वाले ब्लॉक का मास देखो कितना है, 1 kg है, 1 kg है, ठीक है। 1 kg आएगा तो इस वाले 1 kg पे फ्री बॉडी डायग्राम से इधर वाला फोर्स 44 न्यूटन है, इधर वाला फोर्स मेरे पास में T3 है। इधर वाले फोर्सेज में बना नहीं रहा, हालांकि फ्री बॉडी डायग्राम में बनाते हैं, लेकिन इधर बैलेंस्ड है इसलिए उन फोर्सेज का अपने कोई काम नहीं है। एक्सेलरेट किधर होता है, ऑब्जेक्ट किधर एक्सेलरेट होता है, इधर बैलेंस्ड हो उधर, या अनबैलेंस्ड हो उधर, अनबैलेंस्ड हो उधर। तो मैं इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूं पूरे सिस्टम का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो मैं कंडीशन लिखूंगा 44 माइनस का T3 बराबर 4 आ गया है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T3 का वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा 40। बहुत बढ़िया। अगर ये 40 आ गया तो T2 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान दो। अगर ये वाली वैल्यू 40 है, ये T2 है, टी का मास गिवन अपने को 2 kg, तो ये 2 kg है। मास इंटू एक्सेलरेशन अगर अपन बोले, एक्सेलरेशन तो 4 है, तो अपन लोग लिखेंगे 40 माइनस का T2 बराबर में 2 गुणा अपने पास आया 4, ये हो गया 8। तो T2 का वैल्यू मेरे पास आया 40 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 32 के बराबर। अब रेशियो किसका पूछा है, T2/T3 का, T2/T3 का। तो अपन लोग लिखेंगे 32/40, तो आ गया 8/4/5। ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में फोर्थ वाला। सिंपल प्रॉब्लम है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का
एफ अनबैलेंस्ड बराबर मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। इससे हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उससे अपन किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर जी? क्वेश्चन नंबर, देखो क्या गिवन है, ध्यान दो, शायद फ्रिक्शन का सवाल। ठीक है, बॉक्स है 0.8 kg, ठीक है भाई साहब, 0.8 kg प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल बाय ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन की फोर्स से प्रेस हो रहा है। एज shown in figure, the coefficient of static friction between the wall and the box is 0.5। चलो यहां का फ्रिक्शन कोफिशिएंट लिखा 0.5। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, एफ नेट निकाल। वॉल ने नेट फोर्स कितना, ये तो वॉल ने लगाया नहीं, 20 न्यूटन तो अपन ने लगाया। लेकिन ध्यान देना भाई, वर्टिकल वॉल पर है, जितना धक्का आप लगाएंगे ये वॉल भी उतना ही लगाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन जो अपने पास आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन आएगा 20 न्यूटन। चलो अपन ऐसे कर, एन बराबर 20 न्यूटन, क्योंकि इधर ब्लॉक एक्सेलरेट तो होगा नहीं, तो बैलेंस्ड रहेगा, तो जितना एफ है उतना एन है। नॉर्मल रिएक्शन बराबर आ गया। ध्यान दो, एम जी किधर लग रहा है, एम नीचे। एम जी तो वॉल नहीं लगाया, तो नीचे लगेगा, तो मैं बोलूंगा कि यहां का जो वैल्यू मेरे पास आएगा, इस वैल्यू को जो मैं लिखूंगा एम जी को, वो आ जाएगा 8 न्यूटन। अभी ध्यान दो, नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन है, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.5 है। यहां अगर ये ब्लॉक है, इसको mg नीचे चलाना चाह रहा है, इसका मतलब इस ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ मोशन डाउनवर्ड है, नीचे स्लाइड होना चाहता है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मोशन, हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन से उल्टा लगेगा। ऊपर लगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं कि सर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, वो तो म्यू एस एन होता है। और म्यू एस का वैल्यू मैं कह रहा हूं 0.5 है, एन का वैल्यू 20 है, तो मैं कह रहा हूं सर ये तो 10 न्यूटन आया। ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये इस 0 से 10 के बीच में कितना भी हो सकता है। अब देखो एक बात सोचना, मैक्सिमम 10 है, चलाने वाला 8 है, इसका मतलब ब्लॉक चलेगा नहीं, ब्लॉक तो बैलेंस्ड रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बैलेंस्ड रहने का मतलब हुआ अगर 8 नीचे लगा तो 8 ही ऊपर लगेगा, 8 ही ऊपर लगेगा। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो 10 है, लेकिन यहां कितना लगेगा, 8। अब देखो ध्यान दो, इस 8 न्यूटन किसने लगाया, वॉल ने लगाया, फ्रिक्शन लगाया 8 न्यूटन, दूसरे वाला 20 न्यूटन, दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर। तो मैं बोलूंगा यहां का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स वो आएगा अंडर द रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर। आएगा 20 स्क्वायर प्लस में कौन आएगा, 8 स्क्वायर। तो अपन लोग इसको बोल सकते हैं कि मेरे पास में तो वैल्यू बनेगी यहां से, ये बोलो कितना आ गया 400, प्लस में ये कितना आ जाएगा 64, बोलूंगा अंडर द रूट ऑफ, यहां से आ जाएगा 464, और 464 आएगा। तो अपने पास में भाई साहब रूट 464, देखो 20 तो होगा नहीं, 12 होगा नहीं, तो अपने पास में एक ही ऑप्शन बचता है। बताओ कौन सा ऑप्शन बचेगा अपने पास, तो रूट ऑफ, अगर 464 निकालें तो अपने पास में 21.5 बाकायदा क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब फोर्थ जो होगा वो अपना टेक्निकल, सिंपल सवाल है, थोड़ा सा टेक्निकली। इज दिस क्लियर? चलो भाई, और दूसरी बात, मैंने पिछले लेक्चर में भी टेलीग्राम का लिंक डाला था, कुछ समय बाद में, अभी तो एक बार मैं इस वीडियोस को सर्कुलेट कर रहा हूँ, मैं ओनली टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा, जहाँ से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा। आगे कंटेंट डिस्क्रिप्टिव के भी अपन डिस्कशन करेंगे, अभी तो महीने भर यही चलाएंगे, पीवाईक्यू चलाएंगे आराम से। जो भी नीडी स्टूडेंट है, जैसे मान लो कि भाई जो अपने से डायरेक्टली टच में नहीं है, आपके सर्किल में जो भी है, आप लोग उन, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो सबके लिए फायदा होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे डल रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात है ही नहीं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान दो आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आसान सवाल। बॉडी लिफ्ट्स ए बॉल ऑफ 250 ग्राम, 250 ग्राम वर्टिकली बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉय? क्या होगा अभी देखो, बात सुनो, ये ब्लॉक है, ब्लॉक को अगर ये यहां रखा था, ऊपर उठा के ले गया, कोई बात नहीं, यहां से उठाया यहां रख दिया, इसका मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो, बाद में भी जीरो। इसका मतलब ये क्या होगा, जो अपन लोग बोलते हैं नेट वर्क डन बराबर क्या होगा, बोलो कौन कौन आएगा, एक तो एम आएगा, एक इसको लड़का उठा रहा होगा ऊपर एफ फोर्स से, तो अपन लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय बॉय प्लस वर्क डन बाय एम बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव है नहीं,
तो जो वर्क डन बाय बॉय होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg, और mg का वर्क डन बोलो क्या आया, माइनस का mgh। mg अपन लोग बोले किधर आया, एम देखो माइनस ऑफ mgh है। तो एक बात सोचना, ग्रेविटी लग किधर रहा है, नीचे लग रहा है। तो ग्रेविटी ने खुद ने जो वर्क किया वो नेगेटिव ही तो किया, माइनस mgh ही तो किया। तो टोटल वर्क डन इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपन लोग वैल्यू रखेंगे mgh। नेगेटिव क्यों किया भाई, देखो ध्यान दो, mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसका मतलब नेगेटिव वर्क परफॉर्म्ड बाय mg, तो बॉय का इससे ऑपोजिट होगा। तो mgh निकाल सकते हैं, m अपने को गिवन है, बोलो m कितना है, इसको अपन लोग 0.250 बोल सकते हैं इनटू में। g का वैल्यू बोलो कितना है 10, h का वैल्यू अपने पास में है 1.5। यहां से अपन लोग इसको मल्टीप्लाई करके जो सुटेबल आंसर अपने पास होगा पॉजिटिव में वो आंसर निकाल देंगे। आई थिंक अपने पास शायद, मेरे हिसाब से देखो ये वैल्यू 1 से तो ज़्यादा ही आनी है, तो मेरे हिसाब से प्लस 3.75, सोल्व करके नहीं बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और एक जो कभी ना कभी मेरे से ऑफलाइन पढ़े हुए हैं वो जरूर अपना कमेंट पोस्ट करेंगे। कल भी एक बच्चे का कमेंट आया तो बड़ा अच्छा लगा पढ़ करके। आप में से भी जो कोई ऑफलाइन पढ़ा हुआ है और जो इसको देख रहा है तो एक बार अपनी याद ताज़ा जरूर कर ले, और मेरे को भी रिमाइंड करा दे कि हाँ सर आपकी क्लास में ऑफलाइन कभी हम भी पढ़े थे ना, ताकि कनेक्ट रहने का ये तरीका है, और तो कोई तरीका है नहीं। बहुत बढ़िया, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे एक अपने पास में गिवन है, द फिगर्स बिलो शो द पोजीशन ऑफ पॉइंटर्स अटैच्ड विद द आइडेंटिकल स्प्रिंग लोडेड विद डिफरेंट मासेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है, ध्यान से सुनना। पहली स्प्रिंग का डायग्राम बताता हूं आपको। ये पास में स्केल लगी हुई है, और स्केल लगी हुई है इसके 60 सेंटीमीटर मार्क पे रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से 60 लिख दिया। एक बात सोचना, जब ये मास सस्पेंडेड नहीं था तो शायद ये स्प्रिंग ऐसे कहीं रही होगी, और इसका पॉइंटर इसके साथ लगा हुआ होगा। हो सकता है यहां तक की जो लेंथ है वो नेचुरल लेंथ है। अब जैसे ही ब्लॉक जोड़ा तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होकर यहां पर आ गया। इसका मतलब इसके अंदर अब जो इसकी टोटल लेंथ है वो लेंथ हो गई 60। तो इलोंगेशन कितना आया, 60 माइनस एल नॉट। इलोंगेशन तो यही आया। और स्प्रिंग फोर्स जो आता है वो इसकी लेंथ के कारण नहीं आता है। स्प्रिंग फोर्स अपने पास जब भी आता है वो इसमें आने वाले इलोंगेशन के कारण आता है। इसके कारण आता है इलोंगेशन। अब बताओ यहाँ वेट कितना था, 20 kg था, तो मैं बोलूंगा कि भी डाउनवर्ड अगर इसको इसने बैलेंस कर रखा होगा तो अपन ऐसे बोलेंगे 20g बराबर के इंटू, बोलो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 60 माइनस का एल। बात समझ आई भाई, अगर स्प्रिंग फोर्स आया वो इसमें कितना कंप्रेशन आया, कितना इलोंगेशन आया, उसके कारण से होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है भाई, दूसरे वाले की बात देखो, दूसरे वाले में क्या लिखें बताओ, 10g बराबर बोलो क्या लिखें, के इंटू 40 माइनस एल नोट। ठीक है भाई। तीसरी जो इक्वेशन मेरे पास में बनी वो लिखूंगा मैं, एक्स जी बराबर के, यहां बोलो कौन आएगा, 30 माइनस का एल नोट। ये मेरे पास में कंडीशंस आ गई कुछ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो देखो, जी से तो जी गया, के से के गया, तो यहां से मेरे पास में एल नोट का वैल्यू आ जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो हो गया 600, क्या सही बात है, 600 माइनस का 10 एल नोट बराबर में ये हो गया 800 माइनस का 20 एल नोट। 20 एल नोट इधर आ जाएगा तो ये बचेगा 10 एल नोट। 10 एल नोट आएगा, ये इधर जाएगा, बोलो कितना बचेगा 200। तो अपन लोग बोल सकते हैं एल नोट का वैल्यू तो भाई साहब 20 पहले से आ रहा था। एल नोट का वैल्यू तो 20 पहले से आ रहा था, तो एल नोट मेरे पास में 20 आ गया। अगर मुझे एक्स को फाइंड आउट करना है, एक्स को फाइंड आउट करना है, दोनों इक्वेशंस को फिर डिवाइड कर देता हूं। इन्हीं दो इक्वेशंस को फिर डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करोगे तो अपन एक काम करते हैं, यहां से इन्हीं दो इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर लेता हूं, तो मेरे पास में क्या बचेगा, देखो 10/x। सही बात है सर। उधर के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, के से के कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में इधर कौन बचा, 40 माइनस का, बोलो वैल्यू कितना है 20 है, बटे में वहां बचेगा मेरे पास में 30 माइनस का 20 बचेगा। यहां से जो वैल्यू मेरे पास में आई, इस वैल्यू को मैं लिख देता हूं 20/10, 20/10 के बराबर। तो x का वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा 100/20, और 100/20 का मतलब मेरे पास वैल्यू 5 kg। सीधा भाई साहब, दिमाग में वैसे मत चिपका देना, F बराबर के एक्स। हमेशा स्प्रिंग फोर्स जो आता है वो उसमें आने वाले इलोंगेशन के कारण आता है, उसमें उसकी अपनी नेचुरल लेंथ भी होती है, और इलोंगेशन जो अपने पास में है वो इलोंगेशन कितना है, 60 माइनस एल नोट है, थर्ड इसमें 40 माइनस एल नोट है, 30 माइनस एल। इससे अपने को यहां से ये वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बात समझ आ गई, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
ध्यान से समझें क्या बोला गया, इस बात को समझें। किसी बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है, 7 को बाहर मल्टीप्लाई कर रहा है, मैं एक काम करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखता हूं, माइनस का 21y, साथ में आ गया आई कैप, तो मैं लिखूंगा 49 जे कैप। अच्छा, ये भी माइनस का ही आएगा, माइनस का 49। आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है द पार्टिकल इज फर्स्ट टेकन फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द कोऑर्डिनेट 50, तो कोऑर्डिनेट 50। ध्यान देना, मैं ऐसे बना देता हूं, यहां से मैं कह रहा हूं इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ले गया और ये कोऑर्डिनेट 50 है। देखो ध्यान दो, एक्स एक्सिस के अलोंग ले गया, तो ध्यान दो फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक तो वाई कंपोनेंट है और एक एक्स कंपोनेंट है। ध्यान देना, इस वाले पाथ पे जब इस पार्टिकल को ले जाएंगे तो वर्क अगर केवल कोई कर सकता है तो एक्स कोऑर्डिनेट कर सकता है, वाई तो वैसे ही नहीं करेगा भाई साहब। तो मैं कह रहा हूं अपने पास में सबसे पहले मैं इसको ए से बी ले गया, यहां ले गया, तो y ने तो वर्क किया ही नहीं, केवल x ने किया, और x कंपोनेंट का इक्वेशन भी 21y है, और इस पूरी लाइन पे y कोऑर्डिनेट तो 0 है, इसका मतलब ये भी 0, तो वर्क डन a से b तक 0। बिल्कुल सही बात सर, a से b तक कितना हुआ 0। y ने तो वर्क किया नहीं, x ने किया, और x कंपोनेंट में भी y कोऑर्डिनेट गिवन है, और y कोऑर्डिनेट इस लाइन पे तो हमेशा 0 है, इसका मतलब वर्क परफॉर्म करेगा नहीं, तो वर्क केवल एक ही कंपोनेंट कर रहा है, कौन से वाला, कौन से कर सकता है, x कर सकता है, वो भी 0 है, y भी 0 है, कौन बचा आप बताओ। अब ले गए यहां इसको 50 से 55, 50 से 55, ठीक है भाई। यहां पर ध्यान से देखो, अपने पास में वर्क केवल कौन करेगा, वाई कंपोनेंट करेगा, एक्स तो वैसे भी नहीं करेगा। अच्छा, वाई कंपोनेंट था कितना 49 था, अच्छा माइनस 49 जे कैप है, इसका मतलब फोर्स तो है माइनस जे कैप में, डिस्प्लेसमेंट है प्लस में, तो वर्क डन का जो वैल्यू आएगा बी से सी तक, अपन लोग इसको बोल सकते हैं माइनस का 49 इंटू 5, तो अपन लोग बोलेंगे ये आ जाएगा 4 बन गया, और क्या आ जाएगा मेरे हिसाब से, शायद अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करें, मास भी गिवन है क्या, 49 गिवन है, 49 को अपने 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने यहाँ से वैल्यू बनेगा 49। डेटा मैंने सही लिया है क्या, देखना एक बार, पार्टिकल इज मूविंग एक्स वाई, और यहाँ से 49 अपने पास बनी गया, 21 वाई आई कैप, एक्स कॉम्पोनेंट वर्क करेगा नहीं, तो अपने पास में 7 इंटू 7 आ गया 49 जे कैप है, वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 5 तक जा रहा है, तो वर्क डन का वैल्यू 49 इंटू 5 बन गया अपने पास, है ना। पास पास कुछ गिवन है क्या, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या डेटा आ रहा है, क्या भाई 49 इंटू 5, ये 245 आ रहा है, लेकिन 45 तो ऐसा कुछ है नहीं, अपन डेटा वेटा में गड़बड़ कराया क्या भाई, 49, और यहाँ से जो वैल्यू अपने पास में शिफ्ट हो रही है, वैल्यू शिफ्ट हो रही है, बताओ कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5 तक जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ इस वाले पूरे रास्ते तक तो वर्क होगा ही नहीं, इस वाले कंडीशन के अंदर है। और दूसरा, अगर मान लो मैं बी से लेकर के सी तक वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ, बी से लेके सी तक का अगर वर्क परफॉर्म करेंगे, तो अपने पास में एक तो वर्क आ गया माइनस का 49 इंटू 5 आ गया, क्या भाई, एक्स कंपोनेंट तो इसमें वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई वाई कुछ था क्या इसके अंदर, 49 इंटू 5 ही आना चाहिए। और देखते हैं इसमें लास्ट में एक बार इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट लगा ले, डेटा तो ये आना चाहिए, हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक या मैं नहीं सोच पा रहा होगा, जो भी रीजन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या गिवन है, ये है ए मोटर डिलीवर्स ए मिनिमम पावर ऑफ 28 किलो, इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूं 28,000 वोट, कितना वोट बोलेंगे 28,000 वोट के बराबर, ठीक। टू ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब बताओ भाई, अगर यू कांस्टेंट होगा, यू कांस्टेंट होगा, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अपने पास में एक्सेलरेशन का वैल्यू मेरे पास में 0 आ जाएगा, इसका मतलब इस पर एफ नेट 0 होगा, एफ नेट बराबर 0, बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो दूसरी बात समझो, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट पावर ये लग रहा है 28 किलोवाट का, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड, तो पावर का फॉर्मूला होता है एफ वी, तो लिफ्ट ने जो फोर्स लगाया वो लगाया 28,000, डिवाइडेड बाय वी का वैल्यू आया मेरे पास में 2, तो ये वैल्यू आ गया मेरे पास में 14,000 न्यूटन।
ये तो लिफ्ट ने लगाया सर, बिल्कुल लिफ्ट ने लगाया। फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिंग द मोशन इज 2000 न्यूटन। चलो बहुत बढ़िया। अगर मान लो अपन लोग लिफ्ट की बात करते हैं, तो लिफ्ट पे ऊपर की ओर जो फोर्स लगा वो 14000 लगा, लिफ्ट ने लगाया। तो लिफ्ट की जो केबल जुड़ी रहती है, मोटर जो डिलीवर करती है, रेजिस्टिव फोर्स बताओ जो इस मोशन को अपोज कर रहा है, वो सर 2000 न्यूटन है। बिल्कुल सही बात है, ये भी बना लिया अपन ने। इफ द मास ऑफ एम्प्टी लिफ्ट केबिन इज 800 केजी, ध्यान दो, लिफ्ट केबिन का मास 800 केजी है, इसका मतलब इसका खुद का एमजी आएगा नीचे 8000 एमजी के बराबर, ठीक है। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोड दैट दिस लिफ्ट कैन कैरी अपवर्ड, इसका मतलब ये बताना है इसमें एडिशनल कितना मास और रख दें ताकि ये सारी कंडीशंस जो हैं वो अपने पास जस्टिफाई रहे। तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स इस पर भी आएगा, बताओ किसके बराबर, एमजी के बराबर आएगा, एमजी। और मैंने आपको ये बोला कि जो अपने पास में यहाँ नेट फोर्सेज आते हैं वो नेट फोर्सेज तो जीरो आएंगे, तो अपन लोग लिखेंगे 14000 बराबर 2000 प्लस 8000 प्लस एमजी। सही बात है। तो अपन लोग अगर बोलें तो ये कितना हो गया बताओ, 10,000 हो गया। 10,000 ही आ गया तो बोलो टोटल कितना आया, 4,000 आया। 4,000 बराबर कितना आया, एम जी। जी का वैल्यू वैसे ही 10 है, तो अपन लोग बोलेंगे एम का जो वैल्यू मेरे पास आएगा वो आएगा 400 केजी के बराबर। तो ऑप्शन बन जाएगा अपने पास में, बताओ कौन से वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन ऐसे उल्टे कैसे लिख रहे हैं, आप बनाने वाला बड़ा कलाकार आदमी है। देखो 3 4 2 1 है ना, 4 3 2 1 लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने तो 400 केजी अपने ऑप्शन बन इसका, ये ध्यान रखना। तो ये अपने कांस्टेंट पावर डिलीवर करने की कंडीशन है, की कंडीशन है कांस्टेंट पावर डिलीवर करने। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ध्यान दो सारे। इसमें गिवन है ए बॉल ऑफ 200 ग्राम इज एट रेस्ट t बराबर 0 पे, एन एक्सटर्नल फोर्स F वेरिंग विद टाइम एज शोन इन फिगर, फोर्स वेरी कर रहा है, ठीक है, अप्लाइड ऑन द बॉल, द स्पीड ऑफ बॉल एट t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड, 0.4 सेकेंड एंड 0.6 सेकेंड आर v1 v2 एंड v3। देखो 0.2 0.4 0.6, ठीक है। इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ, ये सोच लेता हूँ। ये फोर्स बना, एक तो पहले ऐसे लीनियरली वेरी कर रहा है, के बाद में डायरेक्ट गया, के बाद में ये फोर्स ऐसे आ गया और नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ का जो टाइम गिवन है ना वो तो है 0.2, यहाँ का जो टाइम है वो गिवन है 0.4, और यहाँ का जो टाइम है वो गिवन है 0, ठीक है। फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है, और फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम को शो करता है, इंपल्स को शो करता है। तो सबसे पहला जो एरिया मेरे पास में आएगा ये वाला, ठीक है। मास गिवन है 200 ग्राम के बराबर, इसको केजी में लिखेंगे तो 0.2 केजी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 0.2 केजी के बराबर। अब देखो बात सुनना भाई, क्या लिखें, एरिया बताओ सबसे पहले वाला, इसको अपन लोग लिखेंगे 1/2, बेस बताओ कितना 0.2, क्या हाइट कितनी है बताओ, हाइट कितनी है यहां से यहां तक की 0.2 है, तो अपन लोग लिखेंगे 0.2, क्या आ गया अपने पास में 0.1। तो अपन लोग यहां से अगर अपन बोले तो अपने पास में m इंटू वी वन माइनस एम इंटू जीरो, देखो चेंज इन मोमेंटम ही तो बोल रहा है ना, और ये कह रहा है 0.2 पे वेलोसिटी का वैल्यू v1 है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी को मैं 0 मान लेता हूं, इसका वैल्यू आया 0.2 इंटू में 0.1। अच्छा मास कितना था भाई, मास तो अपने पास में था ये वैल्यू 0.2 के बराबर, और 0.2 के बराबर था तो मैं बोल दूंगा v1 का जो वैल्यू आया मेरे पास में 0.1 आया, v1 का वैल्यू 0.1 आ गया, ठीक है भाई साहब, क्या काम। अब अपन बात करते हैं 0.4 सेकेंड, 0.2 पे वेलोसिटी v1 है तो 0.4 पे कितना होगा, इसका एरिया निकाल लेते हैं। कि यहां से यहां तक 0.2 से 0.4 है तो 0.2 ये हो गया और 0.1 ये हो गया, ठीक है। तो अपन लोग अगर दूसरे वाले की बात करें तो इस वाले एरिया को मैं बोलूंगा, यहां से जो एरिया मेरे पास में आएगा टोटल, उस एरिया को अगर अपन बोले तो यह आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आएगा 0.2 इंटू में 0.1 बराबर में मैं यहाँ लिखूंगा m इंटू, बोलो कौन आएगा भाई, v2 माइनस v1। m का वैल्यू अपने पास में 0.2 है, 0.2 होगा तो ये तो हो गया अपने पास में कैंसिल आउट। तो अपन लोग अगर बोलें तो v2 माइनस v1 बराबर 0.1 आया, v1 बराबर 0.1 आया। तो 0.1 आया तो अगर मैं v2 का वैल्यू निकालूं 0.1 प्लस v1 होगा, और v1 का वैल्यू भी 0.1 है, तो v2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 0.2, या अपन लोग बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ v। तो देखो भी एक रेशियो आ गया मेरे पास, एक रेशियो आ गया,
पर भैया क्या दे रखा है, V2 बाई V2, V2 बाई V2 सेम लिख दिया गया। अपन इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड बना दी। सॉल्यूशन करा देता हूँ इसका, जो भी अपने ऑप्शन पूछा गया हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेटर की मिस्टेक है बेटा, है ना। अब देखो बात सुनना आगे। अगर मैं थर्ड वाले की बात करता हूँ तो ये तो अगर मैं V2 बाई V1 निकालता हूँ तब तो 2 आ जाएगा, V1 बाई V2 निकालूंगा 1 बाई 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात देखो, तीसरा जो एरिया मेरे पास है वो होगा 1 बाई 2। बोलो ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा? माइनस का होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर अपन लोग इस एरिया को बोलते हैं तो ये एरिया मेरे पास में आएगा 1 बाई 2। बेस बोलो कितना है? 0.2 हो गया। हाइट बोलो कितना है? हाइट भी 0.2 हो गया। तो अपन लोग बोलेंगे यहां से बचा 0.1 इंटू 0.2। अच्छा ये एरिया प्लस में होगा कि माइनस में होगा? माइनस में होगा। तो अपन इस वाले कंडीशंस के लिए अगर मैं ये अप्लाई करना चाहूं तो मैं इसे लिखूंगा m इंटू V3 माइनस का V2 बराबर का माइनस का 0.2 इंटू 0.1। ठीक है, 0.2 इंटू 0.1 नेगेटिव एरिया है। क्या ध्यान दो, m का वैल्यू कितना था भाई? m का वैल्यू तो सर आपने बताया 0.2 था, इससे ये कैंसिल आउट। अभी ध्यान दो, V3 माइनस का V2 बराबर माइनस का 0.1 आया। अच्छा V2 कितना था? V2 कितना था? V2 तो सर 2V1 के बराबर था, बिल्कुल सही बात है। और अपने पास में अगर इसको अपन हटाना चाहें तो V3 माइनस V2 बराबर माइनस का 0.1 है। तो अगर अपन लोग बोलें तो इस V2 का वैल्यू बताओ कितना था? V2 का वैल्यू अपने पास आया था 0.2 आया। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू को अपन लोग इधर ले जाएं तो अपन लोग बोलते हैं V2 बराबर अपने पास में 0.2 था, मतलब 2V1 था, तो V3 माइनस का 0. बराबर माइनस का 0.1 इधर जाके प्लस हो गया, तो V3 का वैल्यू मेरे पास जो आएगा उसका वैल्यू आएगा प्लस का 0.1। देखो बात सुनना, V3 और V1 का रेशियो तो 1 आएगा, ठीक है, और जो V2 बाई V1 है उसका रेशियो आएगा 2 के बराबर, है ना। और एरिया जो होता है फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया, वो हमेशा इंपल्स को रिप्रेजेंट करता है। इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम m इंटू V2 माइनस V। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे हिसाब से बाकी दो की तुलना में ये बड़ा लेक्चर तगड़ा है, क्वेश्चन वोश्चन बड़े अच्छे हैं, है ना। चलो भाई, कह रहे पर्सन ऑफ मास 60 kg is moving in uniform circular motion on a horizontal surface which is frictionless. The radius of the circle is 5 meter. Centripetal force applied is 50 Newton. What is the amount of work done by the force when person moves through one half of a rotation? क्या फर्क पड़ गया भाई? देखो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, तो पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो क्या आएगा? FC डॉट V बोल देता हूं, और इसका वैल्यू मेरे पास में कितना आएगा? 0, पावर 0, इसका मतलब वर्क डन का वैल्यू भी मेरे पास में इसके बराबर आएगा। एग्री? हो जी, क्वेश्चन नंबर 17 दे, रिपीटेड है, दोबारा नहीं बताऊंगा। फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये कह रहा है F1 F2 एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, द वर्क डन बाय देम ओवर ए क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज्ड पाथ बोलोगे आप लोग कितना होगा? 0 होगा। अगर फोर्सेस नेचर में कैसे हो तो कंजर्वेटिव हो, 0 ही वर्क डन बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 18। चलो, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई? r क्रॉस p होता है, r क्रॉस। r कहां से होता है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन सा? जहां के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालना हो। ये कह रहा है इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कह रहा है हमेशा 0 होगी। क्यों होगी भाई? चलो मान लो मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं, कोई पार्टिकल इस वाले रास्ते से, लीनियर मोमेंटम p है, जब तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, इस रास्ते पर चलता रहेगा, तो भाई साहब r परपेंडिकुलर तो वेरी करेगा नहीं। एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऐसे लिखते हैं, r परपेंडिकुलर इंटू पी, r साइन थीटा r परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, ऑलवेज 0 तो नहीं हो सकता, गलत है भाई साहब। ऐसे आ सकता है, नॉन जीरो आ सकता है। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज नॉन जीरो, नो सर। इट्स वैल्यू इज 0 ओनली वंस ड्यूरिंग इट्स जर्नी।
इट्स वैल्यू इज जीरो ओनली वंस ड्यूरिंग इट्स जर्नी। ओनली क्या क्या होता है, जब जीरो होगा तो जीरो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब समझा भी देते हैं, लास्ट ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा। इट्स वैल्यू जीरो ओनली इफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल पासेस थ्रू द ओरिजिन। जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया, इसी पॉइंट से इसकी ट्रेजेक्ट्री जारी होती है। जैसे मान लो ये पॉइंट है ना जिसके अबाउट निकाल रहे हैं, मान लो इसी से इसका रास्ता जा रहा हो तो क्या होता है भाई। जैसे मान लो यहाँ पार्टिकल है, इस वाले पॉइंट पर है और इसका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो अगर मान लो मैं ऐसे बोलूँ इसका पोजीशन वेक्टर आर है, आर और पी दोनों सेम डायरेक्शन में आगे, अगर इधर जाएगा या उल्टा आएगा तो एंगल या तो जीरो बनेगा या 180 बनेगा। इसका मतलब नेट कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब एक कंडीशन में जीरो बन सकता है, बताओ कौन से वाले में, फोर्थ वाले। जब इसका लाइन ऑफ मोशन इसके ओरिजिन से ही क्या कर रहा हो, पास कर रहा हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर अपने पास में 9। ठीक है भाई, अभी के टाइम के हिसाब से 18 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, 3 पार्ट में इसको बनाएंगे। सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया हैं, आगे और भी अच्छे हैं। ठीक है, आज के लिए आपके लिए इतना। सभी क्वेश्चंस को बाकायदा लिखना, खुद से भी सॉल्व करना, और जो टाइम शॉर्टेज के बिहाफ पे अपन क्लास को अपन यहाँ पे एंड करेंगे। और जो वर्क डन वाला प्रॉब्लम था उसको आप ट्राई करना, अगले लेक्चर के अंदर फिर मेंशन कर देंगे, और आप लोग उसके सॉल्यूशन को भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।